तो क्या आप भी सोच रहे हो ग्राफिक एरा से एमबीए करने की, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों की। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे ओपिनियन क्यों मैटर करते हैं। आई एम समवन जिसने अपना बैचलर्स और मास्टर्स इसी कॉलेज से किया है, अपने 5 साल मैंने इस कॉलेज में इन्वेस्ट करे हैं, तो शायद मैं इतना तो बता सकता हूँ कि क्या ये कॉलेज आपके लिए वर्थ है या नहीं। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो तुम अगर अपनी लाइफ में करने की सोच रहे हो, मतलब तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो चुके हो, या घर वालों के दबाव में आके या बेरोजगारी के दबाव में आके तुमने एमबीए करने का फाइनली सोच लिया है। और अगर तुम्हारी एमबीए की विश लिस्ट पे कॉलेज की ग्राफिक एरा भी है गया, तुम भी जानना चाहते हो ग्राफिक एरा में एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसी होती है और प्लेसमेंट कैसी होती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं तुम्हें हिल और डीम दोनों का फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और तुम देख लेना कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो ग्राफिक एरा की एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल सी है। तुम्हें यहाँ पे 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्या होता है अभी फीस बढ़ गई हो। उसके बाद तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो कि ऑनलाइन ही होता है। इसके अलावा तुम अगर CUET, CMAT या कैट का एग्जाम दिया तो उसकी परसेंटेज के क्राइटेरिया पे भी तुम्हें एडमिशन मिल जाता है। बाकी उन्हीं बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज है तो एडमिशन में इतना कुछ इशू आता नहीं है। तो ग्राफिक एरा में एडमिशन लेते समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हिल और डीम्ड में क्या फ़र्क है, हिल में एडमिशन लेना चाहिए, डीम्ड में एडमिशन लेना चाहिए। तो इतनी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों में मतलब प्लेसमेंट के लिए दोनों कैंपस के बच्चों को साथ बैठाते हैं। हाँ, बस डीम्ड के लिए कुछ 1-2 कंपनीज अलग से आती हैं, वो भी उसके अलग से क्राइटेरिया होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द मतलब 95% ऑफ द कंपनीज सेम क्राइटेरिया होता है दोनों हिल और डीम्ड का, और दोनों बच्चे साथ बैठ के प्लेसमेंट्स देते हैं। तो ग्राफिक एरा की अगर मैं बात करूँ तो एज अ कॉलेज ग्राफिक एरा में मुझे कुछ ऐसी खास बुराई लगी नहीं। ग्राफिक एरा कैंपस काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज़ है, डांस क्लब हो गया, एक्टिंग क्लब हो गया, थिएटर क्लब हो गया। मतलब अगर तुम्हें पढ़ाई के अलावा भी 4 चीज़ें करनी है तो तुम्हारे लिए आई थिंक काफ़ी सही रहेगी ये यूनिवर्सिटी। बाकी यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, 36 प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप, कुछ ना कुछ इवेंट तुम्हें देखने को मिल ही जाएंगे हर दिन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमबीए की क्लासेस के बारे में, तो 3 सेमेस्टर में रेगुलर कॉलेज गया था और 3 सेमेस्टर हमारी मतलब हर दिन ही क्लास हुई थी जो भी टाइम टेबल के हिसाब से। ऐसा नहीं था कि कभी क्लास नहीं हो रही या फॉर्मेलिटी में क्लासेस चल रही है। क्लासेस का स्केड्यूल हमारा पूरा प्रॉपर था। हालांकि चौथे सेमेस्टर में कोई कॉलेज जाता नहीं, तो चौथे सेमेस्टर का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्लास हो रही थी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं तो गया नहीं ना। और अगर फैकल्टी की बात करो, देखो फैकल्टी सच बताऊं तो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, पर तुम्हें उससे क्या ही लेना देना। तुम्हें एक दिन पहले यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी बात लिख के ले लो अभी। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम क्लासेस के अलावा और चीज़ें करना चाहते हो, एमबीए में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जा रहे हो, तो तुम्हें इतना कुछ इशू की बात नहीं है। टीचर्स मतलब इस चीज़ में तो शायद सपोर्टिव है टीचर। जब भी मैंने कभी परमिशन लिया किसी चीज़ के लिए, अटेंडेंस के लिए बोला, तो मुझे तो ऐसी कुछ इशू हुई नहीं, और ना ही मेरे सामने किसी बच्चे को हुई। तुम आराम से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो कॉलेज में, तो तुम्हें शायद काफ़ी मजा आएगा इन सब चीज़ों को लेकर। यहाँ पे ग्राफिक एरा में एक इशू आता है कि ग्राफिक एरा में बच्चे बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब हर कोई यही सवाल करता है कि कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पर मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ तो मैं देहरादून के अप्रॉक्स हर कॉलेज में मैं शोज करने गया हूँ, और जितने भी कॉलेज के मैंने बच्चे देखे ना, ग्राफिक एरा के बच्चों की क्वालिटी उन कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और तुम्हें मतलब ग्राफिक एरा में अच्छे एक स्टैंडर्ड वाले बच्चे देखने को तो मिलेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये सच बात है, ग्राफिक एरा में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है लाइब्रेरी में सीट और कैफेटेरिया में सीट को लेके, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे चीज़ें चैलेंजिंग हो जाएगी। पर इतना कुछ इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे मुझे एक और चीज़ थोड़ी सी खटकती है कॉलेज की, कि कॉलेज की लाइब्रेरी में तुम हर दिन जाके बुक इशू नहीं करा सकते हो। हर कोर्स का अलग अलग अपना पर्टिकुलर डे, जैसे मंडे को बीटेक का हो गया, ट्यूसडे को एमबीए का हो गया, वेडनेसडे को अलग अलग कोर्सेज का ऐसे डे है, और उसी दिन जाके तुम बुक इशू करा सकते हो। मतलब मान लो तुम्हारा बुक इशू का डे मंडे है और आज फ्राइडे को तुम्हें अर्जेंटली बुक चाहिए, तो तुम वो बुक इशू नहीं करा सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है। तो एमबीए करने में एक चीज़ होती है, यहाँ पे हमें एक समर इंटर्नशिप करनी होती है। तो इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप के लिए इतनी कुछ खास कंपनीज आई नहीं थी। एक मतलब आई थी, ऐसा नहीं आई थी, ITC वगैरह आई थी, पर इंटर्नशिप के लिए काफ़ी कम कंपनीज आई थी। और इंटर्नशिप के टाइम पे तो टीचर्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हें इंटर्नशिप दिलाने के लिए, तुम कोशिश करो कि तुम्हें इंटर्नशिप बाहर से मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज से तो तुम सबको इंटर्नशिप नहीं मिलने वाली है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या ग्राफिक एरा से प्लेसमेंट लगती है। तो इसका जवाब ऑब्वियसली हाँ होगा, क्योंकि प्लेसमेंट लग रही है तभी तो इतने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। पर क्या प्लेसमेंट लेने में इशू आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो एमबीए की जितनी भी स्पेशलाइजेशन है उसमें 70% ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग की ही आती हैं, जिसमें से 65 कंपनीज का सेल्स रोल ही होता है। मतलब तुम्हें ज़्यादातर नौकरी सेल्स की ही करने को मिलेंगी एमबीए में। बाकी उसके अलावा 30% की मैं बात करूँ तो उसमें आती है HR और फाइनेंस की जॉब। और अगर मैं सच बताऊं तो जो कि इंटरनेशनल बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारी स्पेशलाइजेशन है, इनकी इस साल तो शायद कोई प्लेसमेंट नहीं आई, या मतलब मेरे नोन में जो था उनकी तो कोई प्लेसमेंट लगी नहीं। और रही बात एमबीए इन AIDS की, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो हाँ उसकी कुछ कंपनीज आई थी प्लेसमेंट के लिए, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं आई थी। हाँ ये भी हो सकता है कि डीम्ड में AIDS होता है, हिल में AIDS आपको नहीं मिलेगा, तो क्या पता इस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो कि कितनी कंपनीज आई ना। बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट के टाइम पे एमबीए वाले 2 चीज़ें कराते हैं। एक तो सबसे पहले एक टीचर होता है पर्टिकुलर, जिसको 10 या 12 बच्चों का मेंटर बना देते हैं कि अगर उन 10-12 बच्चों को कोई दिक्कत है प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर टीचर से जाके बात करें। तो ऐसे करके टीचर्स को डिवाइड कर रखा है बच्चों से। और प्लेसमेंट के टाइम पे तुम्हारी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट क्लासेस चलाते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत
मतलब से मिल जाए प्लेसमेंट से रिलेटेड नॉलेज। हालांकि बच्चे अटेंड करते नहीं है वो क्लास, क्योंकि उसकी अटेंडेंस मैटर नहीं करती, तो जिस वजह से हमारी सब क्लास डिसमिस करा दी थी बाद में। तो अराउंड सितंबर से यहाँ पे प्लेसमेंट लगना शुरू हो जाती है, और उसके बाद बैक टू बैक कंपनीज आती रहती है। दिसंबर तक ऐसा वो टाइम पीरियड रहता है कि कंपनीज आने में लगी है। अगर तुम्हारी दिसंबर तक प्लेसमेंट नहीं लगी तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है तुम्हारे लिए प्लेसमेंट पाना, क्योंकि दिसंबर के बाद कंपनीज की आने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, और दिसंबर तक कंपनीज बैक टू बैक आने में लगी रहती हैं। तो यहाँ पे एक प्लेसमेंट में इशू सबसे बड़ा ये रहता है कि तुम्हें एक के अलावा दूसरी कंपनी में नहीं बैठने देंगे। मतलब तुमने एक कंपनी का प्लेसमेंट दिया और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम फिर दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो अनटिल उसका पैकेज का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। मान लो तुम्हारी एक प्लेसमेंट लगी है 7 लाख की, तो उसके बाद तुम दूसरी उसी कंपनी में बैठ सकते हो जिसका प्लेसमेंट का पैकेज एटलीस्ट 10 लाख का होगा, क्योंकि बीच में 3 लाख का कैप लग जाता है। मतलब तुम्हारे टाइम तक तो क्या पता बढ़ भी जाए, पर हमारे टाइम पे 3 लाख के अराउंड था कैप। और कैप में इशू ये रहता है कि मान लो तुमने एक 7 लाख की कंपनी ले ली और उसके बाद कोई और कंपनी आ रही है जो तुम्हें अच्छी लगे, मतलब हालांकि पैकेज उसका 6.5 का है या 7.5 का है, तो तुम उसमें बैठ नहीं पाओगे चाहे तुम कुछ कर लो। यहाँ पे एक और इशू है प्लेसमेंट का, वो है कि जब भी कोई कंपनी आती है तुम ऑब्वियसली जेडी पढ़ोगे उसका, उसके बाद तुम देखोगे कि क्या वो रोल तुम्हारे लिए सूटेबल है नहीं है, उसके बाद अप्लाई करोगे। पर क्या होता है कि काफ़ी बच्चे इस वजह से कंपनीज में अप्लाई नहीं करते, अरे ये तो मैं करूँगा नहीं, अरे कॉलिंग का काम है तो मैं करूँगा नहीं, अरे सेल्स का है तो मैं करूँगा नहीं। तो अगर तुम ऐसे 5-6 कंपनीज का लगातार नहीं भरते हो, तो फिर कॉलेज वाले तुमसे कहते हैं तुम एक पेपर में रीज़न लिख के दो तुमने क्यों नहीं भरा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है कि बच्चे प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। और इससे रहता है कि कई बार तुम्हें फोर्सफुली दूसरी ऐसी कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू देना पड़ता है जिसमें तुम्हारा मन ना हो, और अगर तुम उसमें सेलेक्ट हो गए तो तुम फिर किसी और कंपनी की प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज का प्लेसमेंट क्राइटेरिया सेम ही रहता है। मतलब पहले वो तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू होगा। और काफ़ी मैंने प्लेसमेंट के ऐसे ब्लॉग डाले, तुम जाके देख सकते हो कि क्या क्या प्लेसमेंट का प्रोसीजर रहता है। बाकी जैन और फेब से उसके बाद ज्वाइनिंग्स आना शुरू हो जाती है, ट्रेनिंग के लिए बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से बच्चे ट्रेनिंग में जाना शुरू करते हैं, और वहाँ से MBA से तुम्हारा कट ऑफ शुरू होने लग जाता है। बाकी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब अच्छा ही था। मैं बढ़िया रोज़ कॉलेज जा रहा, मतलब रोज़ तो क्या रेगुलर कॉलेज जाता था, बढ़िया क्लास अटेंड करता था, 4 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहता था, और तो इतना कुछ खास रहा नहीं मेरा एक्सपीरियंस। बाकी किसी टीचर के साथ मेरा ऐसा कुछ पर्सनल कनेक्शन, मतलब चाटुबंती करी नहीं मैंने किसी टीचर की कि जो मैं बोल सकूँ कि ये मेरा फेवरेट टीचर था या ये मेरे से कुछ खास मेंटोर वगैरह थे। और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही था। बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरे पुराने MBA के व्लॉग्स देख लेना ताकि जानने के लिए ग्राफिक वगैरह के बारे में क्या सीन है करके। मैंने एग्जाम से लेके प्लेसमेंट से लेके क्लासेस से लेके हर चीज़ के व्लॉग बनाए, तो जाके देख लेना। बाय बाय।